ये मुद्दा ऐसा है जो संख्या बल के आधार पर तय नहीं किया जा सकता। बहुत सारी भीड़ इकट्ठी होकर कोई बात मनवा ले, ये भीड़ तंत्र हमने पिछले कुछ समय से देखा है, उसके अपने फायदे नुकसान हैं। लेकिन जैसा कि डॉक्टर दिव्या गुप्ता भी कह रही थी, वो खुद एक महिला डॉक्टर होने के साथ साथ सामाजिक सरोकारों से बहुत करीब से जुड़ी हैं और उन्होंने कम से कम ये तो सोचा कि टेलीविजन चैनल पर लगातार जो एक मेलोड्रामा, एक धारावाहिक के रूप में कोई प्रकरण दिखाया जा रहा है, उसको घर पर बैठकर चाय की चुस्कियों के साथ देखते रहने की बजाय एक महिला होने के नाते और एक महिला संस्था से जुड़े होने के नाते जब रचना जी का परसों फोन आया तो मुझे अच्छा लगा कि हम अपने शहर में भी बात करें, क्योंकि हम सीधे ही अपने स्थानीय संदर्भ ढूंढने लगते हैं किसी भी घटना को लेकर। जब अन्ना हजारे ने रामलीला मैदान पर आंदोलन किया था तब भी इंदौर आंदोलित हुआ था और हम लोग रीगल चौराहे पर खूब गाजे बाजे के साथ इकट्ठा हुए थे। और ऐसे बहुत से लोग जो ये मानते हैं कि उस आंदोलन की समाप्ति के साथ राजनीति के समानांतर चलने वाले किसी आंदोलन के प्रति लोगों का विश्वास खत्म हो गया, उन्हें ये कुछ समय और रुककर अपना निर्णय देना चाहिए जब उनको पता लगेगा कि उसके दूरगामी परिणाम क्या है। ठीक उसी तरह जो लोग ये मानते हैं कि 16 दिसंबर को निर्भया कांड को लेकर इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन के सामने पानी की बौछारें और लाठी खाने वाले युवाओं का जो बलिदान है, जो त्याग है, जो साहस है, जो संघर्ष है, वो जाया गया, उनको शायद तरुण तेजपाल के जो पूरा प्रकरण है उससे पता लगेगा कि गोवा के सेशन कोर्ट में जब उनके बचाव पक्ष के जो वकील हैं जिस तरह की वाहियात दलीलें दे रहे थे कि पूरी घटना हो जाने के बाद लड़की तो समुद्र में तट पर घूम रही थी, वो बार में भी गई और वो रेस्टोरेंट में भी गई, और जिस तरह का पत्रिका ने कवर स्टोरी छापी थी नए महिला कानून को लेकर और उसके ढोल नगाड़े बजाए थे, उसी कानून को उन्होंने ड्रैकोनियन यानी कि अत्यधिक कठोर बताया। ये विरोधाभास है जो मंच पर संपादकीय आलेखों में, टेलीविजन चैनल की बहसों में और हमारे व्यक्तिगत आचरण में मौजूद। और इस घटना ने उस दूरी को, उस गैप को, उस खाई को जितने बेहतर तरीके से रेखांकित किया है, मुझे नहीं लगता कोई और घटना कर सकती। नारों में, निबंधों में, वेद की ऋचाओं में नारी को प्रतिष्ठित करने के बाद व्यक्तिगत जीवन में जिसे पैदा होने के पहले से मार दिए जाने के डर से लेकर मर जाने तक किसी न किसी डर से गुजरना पड़ता हो, उसको लेकर ये पूरा समाज कितना पाखंडी और हिपोक्रेट है। मुझे लगता है इसको लेकर यदि हम खुली बहस नहीं कर सकते आमने सामने की, तो फिर हम इस पाखंड का उत्तर इस तरह के कोर्ट के प्रकरणों में ही ढूंढ पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं तो हमें इसका जवाब तलाशना पड़ेगा। 3 प्रकरण इस देश में, रचना जी कह रही थी, चल रहे में थे, एक राष्ट्रीय स्तर पर और एक प्रदेश स्तर पर 3 बड़े प्रकरण चल रहे हैं। एक सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस है जिस पर एक ट्रेनी वकील ने आरोप लगाया है। एक ऐसा नामचीन संपादक है जो दूसरों के स्टिंग करके और उसके दंश, उसका जो विष है वो कितना तगड़ा और गहरा है, ये इस बात से पता लगता है कि उस स्टिंग से बुझे हुए तीर जिनको उस वक्त लगे थे 10-10 साल पहले, वो आज भी करा रहे और वही बंगारू लक्ष्मण अचानक खड़े होते कि देखो इसने मुझे सताया था। ये एक अलग बहस का मुद्दा है कि क्या इस वजह से उनके पाप कम हो जाते हैं। लेकिन जिस आदमी ने दूसरे के गिरबाह में हाथ डालकर उसके पाप की गठरी को जनता के सामने खोल दिया था, आज जब उसकी गठरी जनता के सामने खुली और वो नंगा खड़ा हो गया, तब उनको पता लग रहा है कि भीतर कितनी गंदगी, जो कहा जाता है अंडर द कारपेट। ऐसे आलीशान सुंदर कालीन बिछे हुए थे जिनके ऊपर इतनी सुंदर महफिलें सजी होती थी कि उसके पीछे के स्याह पक्ष को कभी उजागर नहीं किया जा सकता। आपने आज विषय रखा है मीडिया और महिलाएं। आपने कहा इसका कोई पक्ष विपक्ष नहीं है। प्रतीक भाई हैं, वो भी बहुत लंबे समय से दोनों पक्षों को देख रहे हैं, सामने से भी और मीडिया के भीतर से भी, और यही मौका मुझे भी मिला है। मैं इसको असल में 2 पहलुओं में और 2 पक्षों में जरूर बांटना चाहूंगा। इस पूरे मुद्दे के 2 बहुत महत्वपूर्ण पहलू हैं। पहला पहलू तो यह है कि महिलाओं से जुड़ी घटनाओं की रिपोर्टिंग को लेकर मीडिया कितना संवेदनशील है, उसकी रिपोर्टिंग किस तरीके से होती है, उसको कितनी तवज्जो दी जाती है, कितनी स्पेस दी जाती है, वो किस संवेदनशीलता के साथ दी जाती है, किस आग्रह के साथ दी जाती है, किस नजरिए के साथ दी जाती है। और उसका दूसरा पहलू यह है कि खुद मीडिया के भीतर महिलाओं को कितने सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। एक मीडिया जो लोगों के सामने है, जिसका केवल लोगों को चेहरा दिखाई देता है, उसके भीतर जो धमनियों में खून बह रहा है वो कितना काला या
सफेद या लाल है वो लोगों को दिखाई नहीं देता, तो वो भीतर जो गंदगी है वो स्याह सच्चाई जिसका केवल एक अंश अभी सामने आया है। और मैं कहना चाहूंगा कि ये जो अंग्रेजी की कहावत है टिप ऑफ द आइसबर्ग, ये इस पर अक्षरशः लागू होती है, क्योंकि ये तो केवल एक चावल का दाना आपको दिखाई दे रहा है। मीडिया के भीतर जो स्थिति महिलाओं की वाकई में है, ये तो बहुत सारी महिला पत्रकार भी हैं। और मैं ये भी कहूंगा कि सौभाग्य से हम इंदौर शहर में हैं, जहां पर मीडिया के दफ्तरों में महिलाओं की स्थिति उतनी बुरी नहीं है जितनी कि दिल्ली में। और दिल्ली में बैठे हुए संपादक और टेलीविजन चैनल के प्रोग्राम डायरेक्टर्स जो हैं, वो अपने साथ काम करने वाली महिलाओं को किस दृष्टि से देखते हैं। और दो ऐसे केस चलने वाला व्यक्ति जिसके ऊपर बाकायदा बलात्कार का केस चल रहा हो, वो बहुत बड़े टीवी चैनल के बहुत बड़े पद पर आसीन है, और उसकी संस्था उस पर चल रहे केस को जानने के बावजूद कोई हस्तक्षेप करने की बजाय लगातार उसको प्रमोशन देती है। ये हमारे मीडिया की सच्चाई। और ऐसे सफेदपोश चेहरों को टेलीविजन पर देखकर इसी तरह की महिलावादी बहसों में उनके तर्कों को सुनकर हम तालियां पीटते हैं। इस सच्चाई को उन लोगों के सामने लाना बहुत जरूरी है जो मीडिया में महिलाओं के बारे में छपी हुई खबरों को पढ़कर ये सोचते हैं कि मीडिया दरअसल महिलाओं को लेकर बहुत संवेदनशील है। इसका दूसरा पहलू यह है कि मीडिया जो खबरें छापता है महिलाओं को लेकर, उसमें वो कितना संवेदनशील है, किस तरह का न्याय वो कर पाता है। मुझे लगता है जिस तरह समाज में गांगुली वाला केस तो खैर साबित नहीं हो पाया, जिस तरह तरुण तेजपाल हैं, गांगुली हैं या दूसरे और अधिकारी हैं जिन पर आरोप लगा है, उसी तरह मीडिया में भी अच्छे और बुरे दोनों लोग हैं, और अच्छे और बुरे संस्थान भी है। ऐसे अखबार भी हैं जो महिलाओं को लेकर, उनसे जुड़े विषयों को लेकर बहुत संवेदनशील रहे हैं और उनसे जुड़ी खबरों को बहुत समझ और सावधानी के साथ छापते आए हैं। दरअसल आज के फेसबुक और ट्विटर के जमाने में, ब्लॉग के जमाने में, जब हर आदमी अपने घर से बैठकर कंप्यूटर पर कुछ भी लिखकर अपने आप को पत्रकार समझने लगा है, तब विधिवत पत्रकारिता का प्रशिक्षण लेने वालों को, जिनको संपादक डांट कर कॉपी फेंक दिया करता है, सबसे पहले यही बताया जाता है कि कोई नाबालिग है, जुवेनाइल है, तो उसका फोटो और नाम आप अखबार में नहीं छापेंगे, और कोई महिला पीड़ित है, यदि विक्टिम है, उसके ऊपर कोई अत्याचार हुआ है, तो उसकी पहचान आप किसी भी तरीके से उजागर नहीं करेंगे। और हमने निर्भया का कांड हो या कोई भी दूसरा कांड हो, हमने उसमें देखा है कि बहुत निर्लज्जता के साथ, ये जस्टिस गांगुली वाला ही जो मामला है, उस महिला वकील ने अपने ब्लॉग पर अपने नाम सहित लिखा, और बहुत बेशर्मी के साथ देश के बड़े बड़े अखबारों ने और टीवी चैनलों ने और बड़ी बड़ी वेबसाइट्स ने भी उस महिला के नाम के साथ छापा कि इस महिला ने आरोप लगाया। कहां चली गई आपकी पत्रकारिता के वो सिद्धांत, वो नजरिया जिसमें आपको महिलाओं के प्रति। आप ये बताइए कि जितने केस दर्ज नहीं हो पाए हैं महिलाओं के उत्पीड़न के, वो किस वजह से दर्ज नहीं हो पाए। आप याद कीजिए इंसाफ का तराजू जैसी वो फिल्म, जिसमें कचहरी में एक महिला जिसने हिम्मत दिखाई है उसके ऊपर हुए अत्याचार के खिलाफ बोलने की, उसको जिस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, उससे डर कर मुझे लगता है कोई भी महिला वापस उस कटघरे में नहीं जाएगी, क्योंकि जो अत्याचार उसके साथ एक बार हकीकत में हुआ है, दरअसल उसको उसी अत्याचार से हर रोज तब गुजरना पड़ता है जब उसका नाम जाहिर किया जाता है, जब उससे वो सवाल बार बार पूछे जाते हैं, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। और मुझे लगता है कि जब मीडिया रिपोर्ट करते वक्त इस संवेदनशीलता को खो देता है, तब हम भी कहीं ना कहीं उस महिला के साथ वापस वही अत्याचार कर रहे होते हैं जो उस महिला के साथ दरअसल हो चुका है। बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं कि क्या पता महिला ने झूठा इल्जाम लगाया हो किसी को, समाज का। मुझे लगता है कि यदि हमारा कानून में और न्याय प्रक्रिया में विश्वास है और हमको लगता है कि हमने कुछ गलत नहीं किया, तो हमें कानून पर भरोसा कर ये कोशिश करनी चाहिए कि वहां से न्याय की आवाज आए, बजाय कि हमको खुद को उसका जज बन जाने की। मैं ये भी मानता हूं कि जितनी तेजी और तलखी के साथ पूरे तरुण, क्योंकि उसका ताजा संदर्भ है और उस बारे में हम बात कर रहे हैं, लेकिन संयोग से जिस दिन ये प्रकरण उजागर हुआ था, मैं दिल्ली में था, और आप यकीन मानिए कि जो बड़े बड़े नामी गिरामी संपादक है, जैसे कहा जाता है कि उनको सांप सूंघ गया था इस प्रकरण के सामने आने के बाद। यदि चंद महिलावादी पत्रकारों ने अपने मंच से इस आवाज को बहुत जोरदार तरीके से नहीं उठाया होता, यदि तरुण तेजपाल से कुछ लोगों को अपना पुराना हिसाब नहीं चुकता करना होता, और यदि तरुण तेजपाल के इस पूरे प्रकरण के मामले पीछे राजनीति के समीकरण नहीं जुड़े होते, तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रकरण को वो तवज्जो मिली होती जो आज की तारीख में मिली। 3 उदाहरण मैं आपको दिल्ली के उसी दिन के गिनाता हूं। बीबीसी के इंटरनेशनल स्टूडियो पर एक महिला को इस मुद्दे पर बयान देने के लिए बुलाया गया था कि इतना बड़ी घटना आपके देश में हुई है। एक ऐसा संपादक जो विदेशों में भी अपनी पुस्तकों और पत्रकारिता की वजह से लोकप्रिय है, आप आइए उसके बारे में बीबीसी में बयान दीजिए। वो दोस्त
की उसने एंड समय पर जाने से इनकार कर दिया और एक दूसरी महिला पत्रकार को उसकी जगह पर वो जाकर बयान देना पड़ा, क्योंकि वो लाइव हो रहा था और बीबीसी वाले घबरा गए थे कि हम अब ये बयान किससे करवाएं। यही समाज की हकीकत है। दूसरी घटना है कि दिल्ली के एक बहुत बड़े महिला प्रेस संगठन को उसी दिन इसके बारे में अपना, क्योंकि लोग ट्वीट कर रहे थे, घटना बहुत आग की तरह फैल रही थी, राजनीतिक पार्टियां इस घटना को तेजी से आग में घी डालने का काम करते हुए आगे बढ़ाने में लगी हुई थी। कोई चाह के भी इस खबर को रोक नहीं पा रहा था। तब जो लोग इसको रोकने की मंशा से बैठे हुए थे, तब उन्हें लगा कि हमें कुछ करना चाहिए। तब एक संगठन ने सोचा कि हम इसके बारे में अपना बयान जारी करें, और उस संगठन के अध्यक्ष ने भी ये कहते हुए उस पर बयान सीधे जारी करने से इनकार कर दिया कि तरुण तेजपाल मेरा दोस्त है, मैं उसको क्या मुंह दिखाऊं। और ये सब मैं हकीकत बता रहा हूं क्योंकि मैं उस दिन दिल्ली में मौजूद हूं। तीसरी घटना यह है कि 2 टेलीविजन चैनलों ने केवल इस वजह से उस खबर को नहीं दिखाया था क्योंकि कहीं ना कहीं उनके सरोकार, उनके संदर्भ, उनके संबंध जो है, तो दरअसल आपको जो मीडिया बहुत निष्पक्ष तरीके से इन सब घटनाओं को इतने बड़े पैमाने पर प्रकाशित करता हुआ दिखाई देता है, वो किस तरीके से व्यक्तिगत हिसाबों को पूरा करने के लिए अपनी खबरों को प्रचारित करता है, इसको जान लेने के बाद मैं भी मीडिया का व्यक्ति हूं और मैं ये नहीं कहता कि सारा मीडिया ऐसा करता है। कई बार बहुत ईमानदारी के साथ बहुत सारे मुद्दों पर रिपोर्टिंग होती है और उसका न्याय भी मिलता है। और चाहे हम जेसिका लाल का उदाहरण लें, चाहे निर्भया का उदाहरण लें, जितनी तेजी से, जितनी मुखरता से मीडिया ने आवाज उठाई, यदि नहीं उठाई होती तो मुझे नहीं लगता कि वो न्याय इन मामलों में मिल पाता जो मिलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन निर्भया के मामले में भी हमें ये ध्यान देना जरूरी है कि पहले 2 दिनों तक अखबारों में भी और टेलीविजन चैनल पे तो खबर थी नहीं, अखबारों में वो सिंगल कॉलम खबर छपी थी कि दिल्ली में चलती बस में एक महिला के साथ गैंगरेप, उसकी कटिंग रखी है मेरे पास पत्रकारिता अध्यापक होने के नाते। ये खबर आग की तरह फैली फेसबुक और ट्विटर पर, और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के युवा उसको लेकर आंदोलित हुए, सड़कों पर आए, उन्होंने अपना सोशल नेटवर्क कायम किया, एक दूसरे से बात की कि हमें इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। और तब लोगों को समझ में आया कि ये ऐसी घटना है जिसको लेकर युवा सड़कों पर आ गए हैं, और वो मीडिया जिसको केवल फैशन शो, राजनेताओं के इंटरव्यू और दूसरी अन्य चिकनी चुपड़ी बातें नजर आती है, उनको इस खबर को कवर करने के लिए मजबूर होना पड़ा। क्योंकि अगर सैकड़ों युवा इंडिया गेट पे खड़े होंगे और वो उसको कवर नहीं करेंगे तो फिर वो क्या मुंह दिखाएंगे। ऐसे ही मैं दाद दूंगा उन महिला पत्रकारों की जिन्होंने अपने अपने संस्थाओं में इस तेजपाल कांड को लेकर आवाज उठाई, क्योंकि उनको पता था कि यदि इसको दबा दिया गया तो हमारे दफ्तरों में बैठे हुए तेजपाल भी किसी भी दिन हमारे आरोप पर हमला कर सकते। यह हकीकत है। और किरण बेदी ने कल बिल्कुल ठीक कहा कि ऐसे बहुत सारे तेजपाल बहुत सारी संस्थाओं में बैठे हैं और उन सबको सबक ले लेना चाहिए, क्योंकि जो उस लड़की ने अपने बयान में कहा है, और मैं पत्रकार होने के नाते भी, और वो लड़की भी पत्रकार थी, पत्रकारिता कर रही थी उस पत्रिका में, उसको सलाम करता हूं, उसके हौसले और हिम्मत को दाद देता हूं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि लड़की ने जितना सीधा और 2 टूक बयान इस घटना को लेकर दिया है, यदि वो नहीं दिया होता तो ये प्रकरण कभी का हवा में उड़ गया होता। तरुण तेजपाल उसी क्रूर अट्टहास के साथ हमारे समाज में घूमते हुए दिखाई दे रहे होते जिसके साथ वो पहले इतनी हरकतें करने के बाद, जो कि उनकी बेटी ने स्वीकारी हैं, घूम रहे थे। हम सब उनकी पत्रिका को पढ़कर उनके बड़े करोड़ों के गोवा में सजे हुए मंचों पर बैठकर भाषणों को सुन रहे होते और तालियां बजा रहे होते और कहीं ना कहीं उसको स्पॉन्सर भी कर रहे होते। मुझे लगता है कि जिस तरह निर्भया कांड में बहुत सारे जवान लड़के भी सड़कों पर आकर लड़ रहे थे, वो दरअसल न केवल इस सिस्टम से, इस कानून से और इस व्यवस्था से लड़ रहे थे, बल्कि कहीं ना कहीं वो अपने आप से भी लड़ रहे थे। हमको पता है हम महिलाओं को किस तरह ट्रीट करते हैं समाज में, मीडिया को भी बहुत अच्छे से पता है और एक साधारण आदमी को भी पता है। जो व्याभिचार महिला के साथ दरअसल फिजिकली होता है वो मेंटली पहले कई बार हो चुका होता है। पहला बलात्कार आदमी के दिमाग में शुरू होता है और उसको हकीकत में उतरने के लिए जो वो मौका ढूंढता है, उस मानसिकता को जब तक हम खत्म नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया का कोई कानून किसी महिला को किसी मीडिया के जरिए कोई न्याय दिला सकता है। ये भी सही है कि जो हो रहा है उसके ऊपर तो हमको फेस वैल्यू पर निर्णय लेकर उसके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई करनी होगी और समाज में ये डर बैठाना होगा कि कोई तेजपाल, जो मैं उस लड़की ने पत्र में लिखा है कि मैंने आपके यहाँ अगर नौकरी की है, मैं अगर आपकी एम्प्लॉय हूं तो मेरा शरीर आपका एम्प्लॉय नहीं हो गया। आपका अधिकार मेरे काम के ऊपर है, मैं जो काम करके आपको सौंप रही हूं उसके ऊपर, और उसके एवज में आप मुझे तनख्वाह देते हैं, मेरे शरीर के एवज में आप मुझे तनख्वाह नहीं देते। ये गुमान दूर कर लीजिए। आप उसके शब्द पढ़िए। उसने दूसरी चिट्ठी जो परसों ब्लॉग पर जारी की है, उसमें बहुत स्पष्ट तरीके से लिखा है कि कोई भी यदि ये मानता है कि राजनीति इसके पीछे है, इस वजह से मैं ये कर रही हूं, क्योंकि उस पर आरोप लगा है कि शायद राजनीतिक साजिश के तहत उस लड़की ने ये आरोप लगाए हैं। उसने कहा कि कोई भी लड़की खुद को रेप विक्टिम कहलाने में किस तरह का गर्व या आनंद का एहसास करेगी, नहीं करेगी। और वो ये भी मानती है कि ये नया कानून है जिसकी वजह से
तो मैं जो कह रहा था कि वो लड़के जो आंदोलनरत हुए थे उन्होंने जो कानून में परिवर्तन करवाए। कई बार हम सोचते हैं यूं भीड़ खड़ी करके और हंगामा करने से क्या होगा, कोई सूरत बदलनी चाहिए दुष्यंत कुमार पर, तो सूरत इस वजह से बदली है कि आज के पहले जो हरकत तरुण तेजपाल ने की थी उसको बलात्कार की श्रेणी में नहीं रखा जाता। दो बड़े बदलाव हुए कानून। जो हरकत उन्होंने की है उसको बलात्कार की श्रेणी में नए कानून के तहत माना गया और इसीलिए उनके खिलाफ इतनी कठोर कार्रवाई हो रही है और उनकी अग्रिम जमानत नामंजूर हुई। दूसरा जो 376(2) लगी है धारा, वो भी अभी ताजा जोड़ी गई है और उसमें भी कोई बड़े पद पर बैठा रसूखदार व्यक्ति जब अपनी किसी कनिष्ठ सहयोगी के साथ इस तरह की क्रूरता या बर्बरता करेगा तो कानून और कड़ा रुख अपनाएगा। ये प्रावधान भी 16 दिसंबर वाले निर्भया कांड के बाद हुआ। तो मुझे लगता है कि समाज ने जो लड़ाई लड़ी है, दिल्ली के युवाओं ने जो लड़ाई लड़ी है, इंदौर में भी आप लोगों ने रैली निकाली थी ज्वाला की, मुझे ख्याल उसका ऐसा नहीं हुआ कि कोई परिणाम नहीं निकला। देर हुई परिणाम आने में, लेकिन ये जो घटना हुई, किसी लड़की ने हिम्मत दिखाई और उस घटना की वजह से इस कानून की ताकत हमको समझ में आई। कई बार हम लोग भी सोचते थे कि केवल कानून बनाने से क्या हो। मैं ये मानता हूं कि महिलाओं के साथ होने वाला जो उत्पीड़न है वो दरअसल बहुत सारी साइकोलॉजिकल और सोशल रीजन है उसके पीछे, बहुत सारे मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारण हैं जिसकी परिणति इस तरह की घटनाओं के रूप में होती है और उसको केवल कानून से नहीं रोका जा सकता, लेकिन कहीं ना कहीं हमको वो डर, वो अनुशासन पैदा करना होगा जिसकी वजह से समाज डरे। बहरहाल हम आज बात कर रहे हैं कि मीडिया महिलाओं को लेकर कितना संवेदनशील है। मुझे लगता है कि मीडिया के, जैसे मैंने दो पहलू रखे कि मीडिया के भीतर खुद क्या होता है, मैंने आपको कई उदाहरण बताए। मतलब मुझे मेरे साथी ने एक दफ्तर में भी याद दिलाया और मुझे लगता है कि वो जो सन्नाटा था उसका जवाब हम आज तक नहीं ढूंढ पाए। साइमा सहर करके एक पत्रकार थी, क्रिएटिव हेड थी, वो एक बहुत बड़े चैनल की जो रोबोट मर्डोक का चैनल हुआ करता था, अब उनका नहीं रहा, और उनके मार्केटिंग हेड ने उनका शोषण किया था और उसके खिलाफ वो महिला आयोग में भी गई और हाईकोर्ट में भी लड़ाई गई। उसको लेकर एक भरी सभा में उन्होंने सवाल उठाया था और केवल उनकी 4 साल की बच्ची ने ताली बजाई थी, पूरा सदन खामोश था। ये मीडिया के भीतर महिलाओं को लेकर संवेदनशीलता का आलम है और मुझे लगता है उस सन्नाटे का जवाब तहलका मामले में उन महिला पत्रकारों ने अपनी पहल के जरिए दिया है। और ये बड़ी हकीकत है, मैं बहुत कड़वी हकीकत आपको बता रहा हूं। चंद बड़ी महिला पत्रकार हैं जिन्होंने ट्वीट किए, अपने बॉसेस को ईमेल लिखे कि आप इस प्रकरण को दबा नहीं सकते, इस प्रकरण को पूरी ताकत के साथ आपको टेलीविजन पर प्रस्तुत करना होगा। और जिस तरह नीरा राडिया टेप कांड में सारा मीडिया मुंह में दही जमाकर बैठ गया था, खामोश रह गया था, क्योंकि मीडिया के ही कुछ दिग्गजों के नाम उसमें सामने आए थे और उन्होंने सोचा अपने बिरादरी के लोगों पर क्यों कीचड़ उछालना, वो गलती दोबारा ना हो जाए। अपनी ही बिरादरी के एक व्यक्ति के इसमें फंस जाने की वजह से सारे के सारे मीडिया को अपने ऊपर लगने वाली इस कालिक को धोने की कोशिश करना चाहिए, इसलिए मीडिया ने उसको प्रमुखता से दिया। उसके पीछे दूसरे भी बड़े कारण हैं, बहुत सारे लोगों की टीआरपी उससे जुड़ी है। उसके पीछे बड़ा कारण यह है कि वो कैसे तबके से आता है जो पैसे वालों को सीधे सीधे प्रभावित करती है, यही पैसे वाले उनके विज्ञापन दाता है। आप देखिए कि अंग्रेजी के सारे अखबारों में अभी भी वो फर्स्ट लीड बनी हुई है, अब तो हिंदी के सारे अखबारों में भी फर्स्ट लीड बनी हुई है। और हमारे यही गोटे गांव में एक रेप पीड़ित महिला को रात भर थाने पर बिठाए रखा, वो पिछले पन्ने पर 2 कॉलम की खबर है और कई सारे अखबारों में सिंगल कॉलम की। क्यों साहब? तरुण तेजपाल का अत्याचार है और हमारे यहाँ गोटेगांव खरगोन में होने वाली किसी महिला के साथ हुआ बलात्कार हमारे लिए अत्याचार नहीं है? ये जो दोहरे मापदंड है, मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं हमारे उस पाखंड को, हमारी उस मानसिकता को दर्शाते हैं जहां पर हम सोचते हैं कि सफेदपोश समाज में होने वाली जो घटनाएं हैं वो ज्यादा प्रमुखता से उजागर करके लोगों को चटखारे। मैं कह रहा हूं कि आपने प्रकाशित किया और उस वजह से गतिविधियां तेज हुई, ये एक अलग पहलू है। उसके पीछे दूसरे भी समीकरण है, वो अलग पहलू है। मीडिया ने छापना चाहिए उस वजह से, लेकिन किस हद तक और किस उद्देश्य से और किस लेवल तक? यदि आप उसको एक चटखारेदार उपन्यास के रूप में सिलसिलेवार छाप रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप गलत कर रहे हैं। और यदि आप उस घटना को इतनी प्रमुखता दे रहे हैं तो दूसरी इसी तरह की घटनाओं को आप इस तरीके से नजरअंदाज क्यों कर देते हैं? जो मीडिया ये कहता है उसी मीडिया में विज्ञापन भी आते हैं। एक जेके व्हाइट सीमेंट का विज्ञापन आता है, आजकल आना कम हो गया। मुझे लगता है मैंने पहले की भी किसी एक सभा में उस विज्ञापन का जिक्र किया है और प्रतीक जी को भी बोलना है। मैंने अपनी बात मोटे तौर पर रख दी है क्योंकि इस मामले पर बहुत कुछ बोला जा सकता है। मैं खुद मीडिया में हूं और ऐसी बहुत सारी घटनाएं हमको दिन रात देखने को भी मिलती है अपने समाज में और मीडिया के दफ्तर में भी खुद। और हमें कई बार डेस्क पर निर्णय लेना होता है कि इस खबर को हम किस तरीके से छापेंगे, पहली खबर बनाएंगे या बाद में बनाएंगे, या इसको बड़ा चलाएंगे या किसी फैशन शो को बड़ा चलाएंगे। और इस तरह की दुविधाओं में पसोपेश में और तमाम मार्केटिंग के दबावों के बीच तमाम संपादक होते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वो विज्ञापन जो था वो केवल मीडिया पर नहीं, हमारे पूरे समाज पर एक बहुत करारा तमाचा था।
और उस विज्ञापन लाए कि हमारे समाज ने स्वीकार कर लिया कि हम महिलाओं को लेकर इसी तरह की सोच रखते हैं। अब याद कीजिए एक विज्ञापन को जिसमें एक अर्धनग्न सी महिला समंदर में से निकल के आती है और तब आपको समझ में नहीं आता कि ये विज्ञापन काय का है, और महिला चलकर पूरी पिक्चर फ्रेम में आती है और उसके बाद लिखा हुआ उस पर एक सीमेंट का विज्ञापन। मतलब उस सीमेंट वाले ने मान लिया कि मैं इस अर्धनग्न महिला को दिखाऊंगा तो लोग मेरे सीमेंट की तरफ ध्यान देंगे। इससे ज्यादा हमें और क्या उदाहरण चाहिए कि मीडिया और हमारा समाज महिलाओं को किस नजरिए से देखता है। उस विज्ञापन बनाने वाले ने हमारे समाज पे दरअसल एक करारा तमाचा मारा है उस विज्ञापन के माध्यम से। उसने कहा कि मैं कहूंगा कि मेरा सीमेंट बहुत अच्छा है, बहुत मजबूत है, उसकी क्वालिटी है, तो शायद मेरे विज्ञापन को लोग आज देखेंगे और कल भुला देंगे। लेकिन मैं इस महिला को दिखाऊंगा तो शायद मेरे विज्ञापन को लोग बहुत लंबे समय तक न केवल याद रखेंगे, जब भी वो विज्ञापन आएगा तो चैनल नहीं बदलेंगे। तो यह समाज अपने आप से भी लड़ रहा है और समाज पे पड़ने वाले तमाचे कहीं ना कहीं समाज को जागरूक भी कर रहे हैं। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह के तमाचों से जागते हैं और सोचते हैं कि हम कहां जा रहे हैं, और बचपन से हमें जो संस्कार मिले हैं, महिलाओं को देखने का जो नजरिया हमने अपने अंदर बनाया है, वो नजरिया हमको कितनी जल्दी और किस तरीके से बदलने की जरूरत है। और इसीलिए समाज वहां पर इंडिया गेट पर जाके खड़ा हो गया था कि चाहे कुछ भी हो, हमें इस घटना को रोकना चाहिए। और वो चाहे उस ड्राइवर ने किया हुआ अत्याचार हो, चाहे तरुण तेजपाल ने किया हुआ अत्याचार, उसको लेकर मीडिया को और समाज को उसी तरह मुखर होना पड़ेगा जिस तरीके से हुआ है। लेकिन जो उसके बीच में भी हम लोग भेदभाव करते हैं, घटनाओं को लेकर, परिस्थितियों को लेकर, साक्ष्यों को लेकर, मुझे लगता है कि उसको हमें रोकना पड़ेगा। कभी कभी हम अपनी पीठ पर भी चाबुक मारते हैं ताकि खुद को सजा दें और उस सजा से सबक लेते हुए आगे बढ़ें। मुझे लगता है इस पूरे समाज ने कुछ घटनाओं के माध्यम से अपनी खुद की पीठ पर कोड़े लगाए हैं। उन लगने वाले कोड़ों की वजह से समाज और मीडिया खुद महिलाओं के प्रति अपने नजरिए में किस तरह का बदलाव लाएगा, ये तो आने वाला समय बता पाएगा। अच्छे और बुरे दोनों पहलू हो सकते हैं। मुझे बहुत सारे लोगों ने यह भी कहा कि यदि केवल किसी एक की झूठी शिकायत पर किसी पुरुष का चरित्र हनन हो जाएगा तो क्या उसका चरित्र हनन नहीं, क्या केवल महिला का चरित्र हनन है? मुझे लगता है कि केवल इस तरह की गलियों की वजह से, केवल इस तरह के एक्सक्यूजेस की वजह से उस पूरे महिला समाज पर होने वाले अत्याचारों को लेकर हम चुप बैठ जाएंगे, मौन साध लेंगे, इस तरह के कानूनों को अस्तित्व में नहीं आने देंगे, तो मुझे लगता है कि आप एक और बहुत महत्वपूर्ण बात देखिए कि बहुत सारे बड़े अत्याचार जो हुए हैं वो उन लोगों ने किए हैं जिन पर बहुत भरोसा किया जा सकता। तरुण तेजपाल ने उस लड़की के पिता के साथ 17-18 साल काम किया है। दोनों बहुत अच्छे मित्र थे और कोई भी व्यक्ति जिसका कोई 17-18 साल से मित्र हो, उसके पास अपनी बेटी को इस विश्वास से भेजेगा कि मैं अपने घर में ही अपनी बेटी को भेज रहा हूं, वो उस दफ्तर में पूरी तरह सुरक्षित। लेकिन जिस तरह की घटना उसके साथ वहां पर हुई वो ये बताती है कि हम अपने करीबी का, अपने विश्वास का, अपने दफ्तर में काम करने वाली महिला का किस तरीके से शोषण करते हैं, उसको किस नजरिए से देखते हैं, उन घटनाओं को किस तरीके से दबा देते हैं। ये मैंने जैसे कहा कि एक ऐसी घटना थी जो सामने सिर्फ इसलिए आ गई कि उस लड़की ने अपनी बेइज्जती हो जाने के डर पर, अपने परिवार को प्रताड़ित किए जाने का खतरा उठाते हुए भी शिकायत करने का साहस दिखाया। उसको प्रताड़ित किया भी गया, उसके घर पर धमकियां भेजी गई, उसको पैसे का लालच भी दिया गया, उसको, उसके करियर को, उसके परिवार को तबाह कर देने की धमकियां भी उसको दी गई। लेकिन उसने पूरे साहस के साथ अपनी बात को अभी तक कायम रखा है और इस वजह से वो पहली सीढ़ी तक तो पहुंच गई है कि वो अभी हवालात में है और उसको कानून का सामना करना पड़ेगा। जब हम इतने बड़े अपने पैसे के मद में चूर दबंग व्यक्ति को अपने घुटनों पर बैठा हुआ देखते हैं तो हमें लगता है कि इसकी पहली कड़ी केवल वो महिला है जिसके साथ अत्याचार हुआ है। यदि वो साहस दिखा दे तो मुझे लगता है वो मीडिया जो दरअसल इस तरह की घटनाओं में मुंह छुपाकर शुतुरमुर्ग बन जाना चाहता है, उसे भी खुलकर सामने आकर उन घटनाओं को प्रकाशित करना पड़ेगा, तवज्जो देनी पड़ेगी, स्पेस देनी पड़ेगी। लेकिन पहली जरूरत वहां से होती है कि जहां पर वो महिला उस तरह का साहस दिखाए और हम ऐसा माहौल बनाए कि वो साहस दिखा पाए, उसको ये महसूस होगा कि साहस दिखा देने के बाद मेरे साथ वापस हर रोज वो नहीं हुआ जो पहले हुआ था। मुझे बहुत खुशी है फिर से कि ज्वाला ने इस मुद्दे पर आज यहाँ पर बातचीत रखी और इस बातचीत की संवेदनशीलता और गंभीरता को समझते हुए आप सब यहाँ पर आए, आपने सुना। और मैं तो डॉक्टर दिव्या जी से ये भी निवेदन करूंगा कि यदि इसको लेकर हम बाद में कोई बातचीत लोगों से भी कर पाए तो मुझे खुशी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।